हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह मूल अधिकार का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने फैक्ट्स के विषय में जानकारी प्रदान की और आपको ये बताया कि मूल अधिकार क्या होते हैं। अब हम मूल अधिकारों के अनुच्छेदों पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो मूल अधिकार के विषय में हमारे संविधान के भाग 3 में 12 से 35 के विषय में कहा गया है। तो आइए एक एक करके उनके अनुच्छेदों के विषय में जानकारी करते हैं। दोस्तों, मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि अगर आपने आने वाले दोनों वीडियो को देख लिया तो मूल अधिकार से आपके एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि नहीं हल हो। वो सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो एसआई का हो, चाहे वो एसएससी का हो। पर इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये वीडियो देख तो रहे हैं पर आप इन वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे इसका लाभ हो सके और आप भी इसका लाभ उठा सके। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अनुच्छेद 12 के विषय में। तो मूल अधिकार का सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 12, जो राज्य की परिभाषा देता है। यह कहता है कि कौन कौन लोग मूल अधिकारों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो कौन कौन लोग उत्तरदायी होंगे, तो उसमें आता है देश की सर्वोच्च विधायी संस्था या जो कानून बनाती है संसद, उसकी कार्यकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब उनके कार्यकारी हैं। फिर राज्य की विधानसभाएं या विधानमंडल या विधान परिषद और उनकी कार्यकारी, जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सदस्य आते हैं। और कौन कौन आता है, हमारे सरकारी संस्थाएं जैसे ओएनजीसी, एलआईसी, अर्ध सरकारी संस्थाएं, इन पर मूल अधिकारों के को बनाए रखने का उत्तरदायी होता है। तो आप समझ गए राज्य की परिभाषा में राज्य के अंतर्गत कौन आता है। एक अनुच्छेद हम समझ गए। अब आइए अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत एवं उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य हो जाएंगी, मतलब नल एंड वॉइड हो जाएगी, यदि देश की संसद या राज्य की विधानसभा कोई ऐसा कानून बनाती है जो क्या करती है, हमारे मूल अधिकारों में कटौती करती है। मूल अधिकारों में अगर वो कटौती करेगी तो क्या होगी, तो वह अपने आप क्या हो जाएगी, विधि शून्य हो सकती है। देखिए, मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है पर ऐसा नहीं हो कि उसने मूल अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया, क्योंकि मूल अधिकार क्या है, हमारे मूल ढांचे में है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, संविधान का। तो किसी तरीके से अगर बेसिक स्ट्रक्चर समाप्त होता है तो हमारे संविधान में उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति मिली है। इसे न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत कहते हैं। कि न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत क्या है, एक बार हम फिर समझ लेते हैं कि यदि कोई विधानसभा या संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो हमारे मूल अधिकारों को अल्प करती है, कम करती है, या हमारे देश के फंडामेंटल राइट्स के क्या है, अगेंस्ट है या विरुद्ध है, तो उनको वो क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत मिली है और 226 अनुच्छेद के तहत किसको मिली है, हमारे उच्च न्यायालय को। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत या न्याय पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू इंग्लिश में कहते हैं, उनकी शक्ति सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत मिली है, 32 अनुच्छेद के तहत। और 226 अनुच्छेद किसको मिली है, उच्च न्यायालय को। यहां तक आप समझ लिए। अब आते हैं हम समानता के अधिकार के बारे में पढ़ते हैं, इक्वलिटी के बारे में। राइट टू इक्वलिटी, हमें समान होने का अधिकार कैसे मिला है। तो देखिए, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की बात की जाती है। कहां से कहां तक, अनुच्छेद 14 से 18। एक तो क्वेश्चन आपका यहीं से फंस जाएगा कि समानता का अधिकार कहां से कहां तक बात की जाती है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दोस्तों, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, भारत के राज्य में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता या समता या विधियों के समान संरक्षण। तो देखिए, यहां दो टर्म आ रहे हैं। विधि के समक्ष समता, ये जो टर्म विधि के समक्ष समता है, यह कहां से लिया गया है, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। ध्यान रखिएगा, हमारा पूरा मूल अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने पाएगा, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। पर विधि के समक्ष समता,
यह क्या है, इसको समझते हैं। विधि के समक्ष समता का मतलब है कि विधि के सामने सब कोई समान है, सब कोई समान है। अगर मैं हत्या करता हूं या राष्ट्रपति हत्या करते हैं तो उनको भी क्या होगा, 302 के तहत उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। उनके अपवादों के विषय में अभी हम बात करेंगे। तो विधि के समक्ष सभी लोग क्या है, समान है। तो यह क्या है, यह और दूसरा क्या है, विधि के समान संरक्षण। देखिए यह लिया गया है अमेरिका से। इसमें कहा जाता है कि विधियों के समान संरक्षण मतलब कि समान व्यक्ति के लिए समान कानून है, असमान व्यक्तियों के लिए असमान कानून है। तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति SC ST है तो कभी कभी हम उसके लिए कुछ प्रबंध करते हैं, कोई प्रावधान करते हैं। तो ये कहता है समान व्यक्तियों के लिए समान कानून है और असमान व्यक्तियों के लिए असमान कानून है। अगर हम ये कहें कि तो ये विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया है और विधि के समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। इसमें ध्यान रखिएगा, यह कहता है विधि के समक्ष समानता, दोनों ही एक ही बात कहते हैं लगभग। यहाँ ये कहते हैं कि विधि के कानून के सबने सब समान है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सभी समान है। और यह कहता है विधियों के समान संरक्षण का मतलब है कि समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, तो यह विधि के समक्ष समानता नकारात्मक बात लेकर रहता है, थोड़ा सा नकारात्मक इसका रवैया है। और विधियों के समान संरक्षण सकारात्मक बात लेकर चलता है। तो आपको एक जो है क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब इसके अपवाद क्या है, तो इसके अपवाद है अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 क्या कहता है, जरा ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो दिए गए विशेषाधिकार हैं उनकी बात करता है। तो ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आपका आ गया। 361 अपवाद है किसका, अनुच्छेद 14 का। तो वह क्या कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ क्या है, अपवाद है, कुछ उनको विशेषाधिकार मिलते हैं। उसी प्रकार हमारे सांसदों को, जो संसद के सदस्य होते हैं, उन्हें भी कुछ अधिकार मिलते हैं अनुच्छेद 105 से। तो आपको 361 याद हो गया, फिर सांसदों को मिलता है क्या है, 105 है। फिर अनुच्छेद 194 हमारे विधानमंडलों के या विधानसभाओं के सदस्यों को या विधायकों को जो विशेषाधिकार मिलता है उसकी विषय में हम 194 में चर्चा करते हैं। एक खास बात है जो आपको कम मिलेगा किताबों में, वह है 361 का। 361 का मीडिया को भी कुछ विशेष प्रावधान देता है। तो मीडिया को भी इसका अपवाद है 361 का। देखिए एक एक पॉइंट हम याद करते हैं। पहला क्या है, अनुच्छेद 14 में दो बातें कही गई। एक बात क्या थी, विधि के समक्ष समता, मतलब सभी लोग विधि के कानून के सामने समान हैं। दूसरा क्या है, विधियों के समान संरक्षण। पहला तथ्य लिया गया था ब्रिटेन से, दूसरा तथ्य लिया गया है अमेरिका से। अब अपवाद क्या है इसमें, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194। अनुच्छेद 361 किसके विषय में बात करता है, राष्ट्रपति के विषय में। अनुच्छेद 105 किसके विषय में बात करता है, अनुच्छेद 105 विषय करता है सांसदों के बारे में। और अनुच्छेद 194 किसके बारे में बात करता है, वो विधायकों के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 361 का मीडिया के विषय में बात करता है। आइए अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल, देखिए केवल एक इंपॉर्टेंट है, केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो मतलब क्या है, एक इंपॉर्टेंट है, विभेद नहीं करेगा, किसके आधार पर, केवल। देखिए तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, विभेद करेगा भी मगर केवल जो है धर्म, वंश, जाति और लिंग के आधार पर नहीं। महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलता है जब वह गर्भवती होती हैं, तो भी क्या है, एक तरीके का अपवाद है। बच्चों को और सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC STओ को भी हम क्या देते हैं, आरक्षण देते हैं। तो यह भी क्या है, इसका अपवाद है। तो आपको याद हो गया, राज्य अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म और वंश के आधार पर नहीं करेगा। महिलाओं और बच्चे और सामाजिक रूप से और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो SC ST होते हैं वो इनके क्या हैं,
अपवाद हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन क्या है? सरकारी नौकरियों में बराबरी की, इक्वलिटी की बात करता है, सबको बराबर अवसर मिलेगा। किंतु आपको पता है कि हमारे में आरक्षण का प्रावधान है, तो इसका अपवाद क्या है? 16(4). 16(4) क्या कहता है? अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4 वह आरक्षण के विषय में बात करता है। इसी में ही मंडल आयोग बनाया गया। किसने? मोरारजी देसाई की सरकार ने 1979 में एक मंडल आयोग का गठन करते हैं, और मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 3743 जातियों को उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं और इन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं। इसका अपवाद क्या है? 16 और 4 है, और मंडल आयोग का गठन हुआ 1979 में। 1980 में इसने रिपोर्ट दी। किसके प्रधानमंत्री काल में? मोरारजी देसाई के। और 3743 क्या है? जातियों को उन्होंने क्या किया? रेकमेंड किया कि इन्हें आरक्षण की आवश्यकता है। आइए अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का अंत करती है। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत के बारे में। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 जारी किया गया और 1976 में इसमें संशोधन किया गया और इसे दंड विषयक बनाया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत को बढ़ावा देता है तो उसे दंड का प्रावधान है। इस दंड के प्रावधान में 500 रुपये जुर्माना या 6 महीने की कारावास या दोनों है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 किसकी बात करता है? अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत की बात करता है। आइए अनुच्छेद 18 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 18 किसके विषय में बात करता है? उपाधियों की, टाइटल्स की, जैसे राय बहादुर, राजा साहब, महाराजा साहब, इस तरीके की उपाधियों का अंत जो है करता है कौन? अनुच्छेद 18। और इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद में आप शिक्षा और सेना या सेना से संबंधित मेजर या डॉक्टर जैसी उपाधियां लगा सकते हैं। अगर आपको विदेश से कोई उपाधि मिल रही है तो उस उपाधि को आप ले सकते हैं, किंतु राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो एक बार फिर से हम इनको दोहरा लेते हैं। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 किसके विषय में बात करता है? उपाधियों के अंत के बारे में। टाइटल्स, राय बहादुर, राजा साहब, महाराजा, इस तरीके की उपाधियों के अंत के विषय में अनुच्छेद 18 बात करता है। इसका अपवाद क्या है? शिक्षा संबंधी, डॉक्टर, ये सब उपाधि हम लगा सकते हैं। सेना और विदेश से उपाधि भी हम सेना संबंधी उपाधि भी लगा सकते हैं। विदेश से मिलने वाली उपाधियों को हम राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति में लगा सकते हैं। पद्मश्री जैसे उपाधियों को हम कोई पुरस्कार के तौर पे है, ये हमारी उपलब्धि है, उपाधि नहीं है, किंतु हम इसको भी लगा नहीं सकते हैं। अगर हम इसको पद्मश्री ऐसे नाम के आगे लगाएंगे तो हमें यह पुरस्कार त्यागना पड़ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है। तो हमने एक बार फिर से हम देख लेते हैं समानता के अधिकार में 14 से लेकर 18 तक बात करती है। 14 क्या करती है? विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। 15 बात करती है कि केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। अपवाद महिलाओं और बच्चों को दिया गया है। 16 कहता है लोक नियोजन या नौकरियों में क्या है? समानता की बात करता है। अपवाद हमने देख लिया। 1980 में मंडल आयोग बना, रिपोर्ट दी और 3773। 16(4) इसका क्या है? अपवाद है। 17 क्या है? छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। और 18 क्या है? उपाधियों के अंत की बात करता है या टाइटल्स के अबॉलिशन की बात करता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ तक हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा। ऐसे ही आपको रटा होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे अनुच्छेद 14 का अपवाद क्या है, तो आपको तुरंत बताने होने अनुच्छेद का 14 का अपवाद 361, 105, 194 और 361 का है। 361 में राष्ट्रपति के विषय में, राष्ट्रपति को कुछ और राज्यपाल को जो कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। 105 में सांसदों को विशेष अधिकार मिलते हैं और 194 में किसको मिलता है? 194 में विधायकों को और 361 का में मीडिया को। तो आइए अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। राइट टू फ्रीडम, इसके विषय में 19 से लेकर 22 तक में बात की गई है। 19 अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन के बारे में स्वतंत्रता की बात करता है, राइट टू एक्सप्रेशन की। इसमें हमें 6 अधिकार प्राप्त हुए हैं,
ध्यान दीजिएगा, राइट टू एक्सप्रेशन में हमें 6 अधिकार है। पहले हमें 7 अधिकार प्राप्त थे, संपत्ति का अधिकार, किंतु संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। कब से? 44वें संविधान संशोधन 1978। आपको सारी बात आपको याद रखना होगा। फिर पहला अधिकार क्या है? 6 अधिकार 19 के तहत मिला है। वाक एवं अभिव्यक्ति, मतलब हमें बोलने की और एक्सप्रेशन की, ठीक है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हमें क्या है? स्वतंत्रता है। इसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में, कहाँ कहा गया है? तो अनुच्छेद 19 में। तो शांतिपूर्ण एवं निरायुध, मतलब आप पीसफुली और बिना हथियार के कहीं पे भी सम्मेलन कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप किसान आंदोलन देख रहे हैं, तो अगर वो शांतिपूर्ण है और बिना हथियार के है तो आप इस तरीके का सम्मेलन कर सकते हैं या प्रोटेस्ट कर सकते हैं। किंतु ध्यान रखिए, सरकार इस पे युक्तिपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे 144 धारा 144 लगा देती है और क्या करती है? कहती है कि 4 आदमी से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, या बता सकती है कि यातायात में बाधा पहुंच रही है तो भी क्या होगा कि अधिक से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। एक बात। दूसरा है, हमें संगम या संघ बनाने का अधिकार है, मतलब जैसे आरएसएस, जैसे हमें कोई संगठन बनाने का अधिकार है। तो तीसरा है संगठन बनाने का। हमें कहीं पे भी जाने का अधिकार है। भाई देश हमारा है तो देश की अखंडता के लिए या आबाद संचरण का अधिकार देती है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एड्स से जुड़े हुए व्यक्तियों या वेश्याओं के लिए सरकार कुछ न कुछ क्या करती है? प्रतिबंध लगा सकती है कि एड्स जैसे जो पैंडेमिक होता है, जब अभी हमारे यहाँ बीमारी फैली, जो है क्या कहते हैं, कोरोना की बीमारी फैली, अभी भी कोरोना का समय चल रहा है, तो सरकार इस पे भी आबाद संचरण पे कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। दूसरा है निवास करने और कहीं पे भी बसने का अधिकार है। अब दूसरा है व्यवसाय करने का या आजीविका का अधिकार है, किंतु ध्यान रखना है कि वह किस प्रकार का व्यवसाय है। आप किसी भी प्रकार के व्यवसाय को नहीं कर सकते हैं, जैसे वेश्यावृत्ति या कुछ ऐसे जो समाज में विद्वेष पैदा करें, उस तरीके के व्यवसाय पे भी सरकार क्या करती है? प्रतिबंध लगा सकती है। तो आइए अभिव्यक्ति और उसके 6 अधिकारों के बारे में फिर से देख लेते हैं। पहला है राइट टू एक्सप्रेशन, हमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरा क्या है? हमें सम्मेलन या प्रोटेस्ट का अधिकार है। हमें संगम या संघ बनाने का अधिकार है। आबाद संचरण का अधिकार है। निवास एवं बसने का अधिकार है। और उसके बाद क्या है? व्यवसाय या वृत्ति का अधिकार है। आइए अब अनुच्छेद 20 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 20 कहता है 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। अपराध के लिए 2 सिद्धि में संरक्षण, इसमें कैसे अधिकार हमें मिले हैं एक एक करके देखते हैं। पहला, पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, मतलब पोस्ट लॉ नहीं। जैसे मान लीजिए आज आपने मर्डर किया और आज मर्डर की सजा है 2 साल की, और पहले था कि जो है आपको मौत की सजा दी जाएगी या आपको फांसी। तो ये हम नहीं कह सकते हैं आज जो आपने जुर्म किया है या आज आपने जो क्राइम किया है उसमें आज के ही आधार, आज के कानून पे, ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि हम अकबर के ज़माने का कानून था कि हाथ काट लेना, नहीं। जो इस समय कानून चल रहा है उसी आधार पर ही हमें क्या होगा? सजा मिलेगी। दूसरा, दोहरी क्षति नहीं, इसको इंग्लिश में कहते हैं डबल जियोपार्डी। एक जुर्म के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपने मर्डर किया तो आपने उच्च न्यायालय ने आपको मान लीजिए 5 साल की सजा दे दिया और उच्चतम न्यायालय ने आपको 2 साल की सजा दे दी, तो ऐसा नहीं होगा कि 5 और 2 मिलाकर 7 साल हो जाएगी। जो एक जुर्म के लिए केवल 1 सजा मिलेगी। दूसरा, स्व अभिशंसन नहीं, मतलब आपको अपने विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो तीनों आपको इंपॉर्टेंट है। पहला, पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, पुराने कानून के आधार पर आपको सजा नहीं दी जा सकती है। दूसरा क्या है? डबल जियोपार्डी नहीं, एक जुर्म के लिए 2 बार आपको क्या होगा? सजा नहीं दी जा सकती है। दूसरा, अपने विरुद्ध हमको क्या होगा कि क्या अपने विरुद्ध हमें गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आइए अनुच्छेद 21 के बारे में बात करते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ दिया गया 21 का। 21 का में क्या है? 6 से
86वां संविधान 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी हमारा क्या है, मूलभूत अधिकार है। 6 से 14 बहुत बार एग्जाम में पूछा है, 6 से 14 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 6 से 14 वर्ष, 86वां संविधान संशोधन और 2002। पहले यह हमारे नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 में था, अब इसको क्या कर दिया गया, मूलभूत अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। गोपालन मामले में 1950 में गोपालन मामला, गोपालन वर्सेस मद्रास में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल जीना ही इसका अर्थ है, प्राण एवं देह स्वतंत्र मतलब केवल जीवन का अधिकार। किंतु मेनका गांधी मामले में, मेनका गांधी वर्सेस केंद्र राज्य में 1978 में कहा गया गरिमापूर्ण जीवन ही इसका अधिकार है। ऐसा नहीं कि केवल हम जिंदा रह रहे हैं, हमारे जो है उद्देशिका में, प्रियम्बल में गरिमापूर्ण जीवन की बात कही गई है। तो उन अनुच्छेद 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता में 1978 और 1950 के 2 मामले आपको याद रखने की आवश्यकता है। 1950 का जो मामला है वह गोपालन मामला है, इसमें केवल जीवित रहने को ही इसका मानक माना गया था, किंतु मेनका गांधी मामले में 1978 में गरिमापूर्ण जीवन को इसका आधार माना गया। अब आइए लास्ट, आज की क्लास का लास्ट अनुच्छेद, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। मतलब हमें गिरफ्तार करने से पहले क्या होगा, हमें गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, गिरफ्तारी का कारण जानने का है अधिकार है। दूसरा, मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। फिर तीसरा क्या है, 24 घंटे यात्रा के समय को निकाल दीजिए, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना भी होगा अथॉरिटीज़ को। तो लास्ट है क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। इसमें क्या बात की जाती है, पहला गिरफ्तारी का आपको कारण जानने का अधिकार है। दूसरी बात क्या की जाती है, वकील रखने का अधिकार है। तीसरी बात क्या की जाती है, 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों हम आगे के अधिकारों के, धर्म के बारे में, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में, संस्कृति के बारे में और अनुच्छेद 32 रिट जारी करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से सारे फैक्ट्स को एक साथ समाहित करने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।